प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे जॉन लॉक के संपूर्ण राज दर्शन की आलोचना, अर्थात जॉन लॉक के राज दर्शन के अंतर्गत क्या क्या कमियां हैं। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान दें क्या कि जॉन लॉक के संपूर्ण राज दर्शन में क्या कमियां हैं, इससे भी परिचित होना अति आवश्यक है। सबसे पहले आपको यह बात तो ध्यान रखनी है कि उदारवाद के जनक कौन माने जाते हैं, जॉन लॉक ही माने जाते हैं। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। तो चलिए आज हम केवल जॉन लॉक के राज दर्शन में क्या कमियां हैं इसकी बातें करेंगे। तो ध्यान दें, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि वास्तविक रूप में जॉन लॉक के विचारों के अंतर्गत हॉब्स जैसी, किसकी जैसी, हॉब्स जैसी पैनी दृष्टि, सूक्ष्म विवेचना की शक्ति और कल्पना की ऊंची उड़ान भरने की सामर्थ्य नहीं थी। इनके विचारों में जॉन लॉक के विचारों में अस्पष्टता, असंगतियां और परस्पर विरोध है। हालांकि ये बात सही है कि सभी विचारकों के विचारों में किसी न किसी रूप में अंतर विरोध तो होता ही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब हम जॉन लॉक के संपूर्ण राज दर्शन में क्या कमियां हैं इनकी व्याख्या हम कुछ बिंदुओं के आधार पर करेंगे, जिससे कि हम जॉन लॉक के राज दर्शन की कमियों या आलोचनाओं को या इसमें क्या त्रुटियां हैं इनको ठीक से समझ सकें। विशेषकर यूजीसी नेट के अंतर्गत कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर में किसी न किसी रूप में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो ये बात तो क्लियर होगी कि जॉन लॉक के राज दर्शन में अस्पष्ट है, असंगतियां हैं और परस्पर विरोध दिखाई देता है। चलिए अब हम इसकी आलोचना की व्याख्या कुछ बिंदुओं के आधार पर करेंगे। नंबर 1, मानव स्वभाव संबंधी आदर्शात्मक, क्या नोट कीजिएगा, आदर्शात्मक दृष्टिकोण। अर्थात यहां विशेषकर आलोचकों का कहना है कि जॉन लॉक ने मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है वह पूर्ण रूप में आदर्शात्मक है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को स्वभाव से एक नैतिक प्राणी बतला रहे हैं। इनका कहना है कि व्यक्ति परस्पर प्रेम से, सहयोग से रहते हैं। इसी के साथ में व्यक्ति बड़े दयालु हैं, न्यायी हैं, यह आपस में किसी भी रूप में संघर्ष नहीं करते हैं, ये बड़े प्रेम से रहते हैं। लेकिन सच्चाई देखी जाए तो आज हम सभ्यता की दृष्टि से कितने आगे बढ़ गए हैं, आज तक भी हम मानव के स्वभाव के बारे में ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति इतना दयालु है, इतना प्रेमी है और वास्तविक रूप में आपस में इतने प्रेम से रहते हैं। आज भी वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में व्यक्तियों में आपस में संघर्ष, विवाद होते रहते हैं। चाहे एक परिवार की बात हो, चाहे एक समूह की बात हो, चाहे एक दल की बात हो और चाहे दो राष्ट्रों की बात हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि जॉन लॉक ने मानव स्वभाव के बारे में जो चित्रण किया है, जो वर्णन किया है, वह केवल आदर्शात्मक है। यथार्थ में व्यक्ति का स्वभाव ऐसा नहीं है। यथार्थ में व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी भी है, इसके साथ में परोपकारी भी है। अर्थात वास्तव में यथार्थ की दृष्टि से हम देखें तो व्यक्ति के स्वभाव में दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। अर्थात वह देवताओं जैसे गुण भी रखता है, इसी के साथ में उसमें राक्षसों जैसे अवगुण भी मिलते हैं। मतलब दैवीय और राक्षसीय दोनों प्रवृत्तियां इसमें पाई जाती हैं। जबकि जॉन लॉक ने केवल उसके दैवीय स्वरूप का ही वर्णन किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव स्वभाव के बारे में जॉन लॉक का जो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण मीन्स देखने का जो नजरिया है, वो क्या है, आदर्शात्मक है, अर्थात काल्पनिक है। इन्होंने कल्पना के आधार पर ये बातें कही है कि व्यक्ति स्वभाव से एक नैतिक प्राणी है। क्लियर? अब इनके राज दर्शन में जो दूसरी कमी बताई जा रही है आलोचकों के द्वारा, वो है प्राकृतिक अवस्था का अवास्तविक चित्रण। ध्यान दें, अब ये बात तो क्लियर होगी कि जॉन लॉक व्यक्ति को स्वभाव से एक नैतिक प्राणी बतला रहे हैं, तो ये क्लियर होगा कि प्राकृतिक अवस्था में वो नैतिक प्राणी कैसे रहेंगे। हॉब्स के व्यक्तियों की तरह सबके विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति नहीं होगी, बल्कि
जॉन लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है, वर्णन किया है, इसके अंतर्गत ये व्यक्ति आपस में प्रेम से रहेंगे, किसी के साथ कोई विवाद नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा। परंतु सच्चाई ये है कि क्या वास्तव में व्यक्ति ऐसे रह सकते हैं? आज हम कहें कि आज राज्य भी है, समाज भी है, कानून भी है, नियम मर्यादाएं भी है, हम सभ्यता की दृष्टि से काफी आगे बढ़ चुके हैं, उसके बावजूद भी क्या व्यक्ति आपस में प्रेम से रहते हैं? क्या दो राष्ट्र के व्यवहार का विश्लेषण करें तो दो राष्ट्र अपना जो व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, वो प्रेमपूर्ण होता है? नहीं। आज भी हम सभ्यता की दृष्टि से आगे बढ़ गए हैं तो दो दलों में, दो व्यक्तियों में, दो राष्ट्रों में, दो परिवारों में, दो संस्थाओं में किसी न किसी रूप में आपस में विवाद होते ही रहते हैं। अतः आलोचकों का कहना है कि जॉन लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है वो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। क्यों? क्योंकि यथार्थ में, वास्तविकता में तो व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर विवाद करते रहते हैं। अर्थात वास्तव में व्यक्तियों में, परिवारों में, संस्थाओं में, दलों में, राष्ट्रों में किसी न किसी रूप में अपने हित के संदर्भ में विवाद होते रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में इस दुनिया में ना कोई हमारा स्थायी रूप में मित्र है, ना शत्रु है। स्थायी है तो केवल हित है। क्या है? केवल हित है। इसलिए प्राकृतिक अवस्था का जॉन लॉक ने जो वर्णन किया है, चित्रण किया, वो भी क्या है? अवास्तविक है। नोट कीजिएगा, हम जॉन लॉक के संपूर्ण राजदर्शन की बात कर रहे हैं, केवल सामाजिक समझौते सिद्धांत की बात नहीं की जा रही है। संपूर्ण राजदर्शन में क्या कमियां है? तीसरी जो इसमें कमी है वो है व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में इनकी भ्रांत धारणा है। क्या भ्रांत धारणा है? जॉन लॉक का कहना है कि जिस व्यक्ति के द्वारा श्रम किया जाता है, ऐसी स्थिति में जिस वस्तु में वह अपना श्रम लगा देता है वह संपत्ति उसकी बन जाती है। इसका मतलब वास्तविक रूप में जॉन लॉक पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो संपत्ति के बारे में भी जॉन लॉक के विचार स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि ये जो संपत्ति के बारे में इनके विचार है या जो धारणा है वो क्या है? भ्रांत धारणा है। यह भी इसमें कमी है। अगली जो राजदर्शन में कमी है वो राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण जन सहमति नहीं हो सकता। ये बात सत्य है कि जॉन लॉक ने जब सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया तो इसमें इन्होंने कहा कि वास्तविक रूप में सामाजिक समझौते के द्वारा जिस राज्य की स्थापना की जा रही है उसका मूल आधार जन सहमति को माना है। किसको माना है? जन सहमति को माना है। परंतु यह आलोचकों का कहना है कि वास्तविक रूप में हम देखें, यथार्थ जगत का अध्ययन करें तो वास्तव में राज्य की स्थापना बल और शक्ति के द्वारा भी की जाती है। क्या? बल और शक्ति के द्वारा भी की जाती है। बल और शक्ति के द्वारा भी की जाती है। तो इस आधार पर भी आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। अगली जो कमी है वही इसके राजदर्शन में क्या है कि जॉन लॉक का समझौता अस्पष्ट है। वेरी गुड। ये बात कहां तक है? स्वीकार करने योग्य है। क्या? कि जॉन लॉक ने जो सामाजिक समझौते का उल्लेख किया है वास्तविक रूप में जब जॉन लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है तो कुछ विद्वान ये कह देते हैं, जैसा कि डॉक्टर आशीर्वादम कहते हैं कि जॉन लॉक ने दो समझौतों की बातें की हैं। दो समझौते कौन से हैं? नंबर एक, सबसे पहला जो समझौता किया जाता है वह जनता के बीच में होता है, मतलब व्यक्तियों के बीच में होता है, जिससे नागरिक समाज की स्थापना होती है, जिसको कि प्राथमिक संविदा कहा जाता है। उसके बाद में एक दूसरा संविदा होता है जिसको गौण संविदा कहा जाता है। यह वास्तविक रूप में जनता और सरकार, जनता या शासन के बीच में होता है। इसके आधार पर सरकार की स्थापना होती है। परंतु आलोचकों का कहना है कि यथार्थ में हम जब वास्तविक रूप में देखें तो इनकी जो पुस्तक है शासन पर दो निबंध, उसका अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसमें जॉन लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है तो इसमें स्पष्ट रूप में कहीं यह नहीं दिखाई देता है
कि जॉन लॉक ने दो समझौतों की बात की है, उसका अध्ययन करने पर ऐसा लगता है कि इन्होंने एक ही समझौते की बात की है। इस आधार पर भी आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। अगली जो व्याख्या है इसके राज दर्शन में क्या कमी है, वो है प्राकृतिक अवस्था में, नोट करें, प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों को मान्यता देना नितांत भ्रमपूर्ण है। फिर से बोल रहा हूं, प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों को मान्यता देना नितांत भ्रमपूर्ण है। चलिए, जब जॉन लॉक ने अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया तो उसके अंतर्गत इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की थी, और वहां जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जॉन लॉक 3 प्राकृतिक अधिकारों की बातें करता है। कौन से 3 प्राकृतिक अधिकार? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। क्लियर? अब यहाँ आलोचकों का कहना है कि जब वास्तव में सरकार है ही नहीं, राज्य है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में 3 प्राकृतिक अधिकार वास्तविक रूप में वहां हो ही नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में आलोचकों का कहना है कि जब राज्य और समाज सरकार नहीं है तो प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों को मान्यता देना नितांत भ्रमपूर्ण है, गलत है। क्यों? क्योंकि बिना राज्य के, बिना शासन के, बिना सरकार के भाई अधिकार हो ही नहीं सकते। इस आधार पर भी जॉन लॉक के राज दर्शन की आलोचना की जाती है, कमियां निकाली जाती हैं। चलिए, अगली जो जॉन लॉक के राज दर्शन की आलोचना का बिंदु है वह है निरंतर क्रांति की आशंका। नोट करें, निरंतर लगातार क्रांति की आशंका। कैसे है भाई? ये बात सत्य है कि जॉन लॉक ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा है कि यहाँ पर जो राज सत्ता की स्थापना होगी उसका आधार जन सहमति होगा, और यदि सरकार जनहित के विरुद्ध नीतियां बनाती है तो ऐसी स्थिति में जनता सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है, और इसी के साथ में सरकार के द्वारा बनाए हुए कानूनों की जांच भी कर सकती है। ये बात सत्य है। अगर जनता को अधिकार दिया गया तो इसका मतलब ये होगा कि जनता में इतना विवेक होता नहीं है, जैसा कि आज वास्तविक रूप में ऐसी फाइनर कहते हैं कि विकासशील देशों के अंतर्गत जनता को ना तो राज व्यवस्था की इनपुट की जानकारी है, न आउटपुट की जानकारी है, न कानून सिस्टम की जानकारी है। तो वास्तविक रूप में यहाँ पर आलोचक कह रहे हैं कि जनता को कानून की सूक्ष्मता का, गहराई का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए लगातार बराबर किसी न किसी रूप में सरकार के विरुद्ध विद्रोह क्रांति करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में राज्य व्यवस्था स्थायी नहीं होगी, पॉलिटिकल सिस्टम राज्य व्यवस्था स्थायी नहीं होगी, उसमें लगातार किसी न किसी रूप में जनता के द्वारा विद्रोह या क्रांति या उसका विरोध किया जाता रहेगा। तो आलोचकों ने इसकी भी आशंका की है क्या, यहाँ पर जनता को जो विद्रोह का मतलब सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जनता उनके विरुद्ध क्या कर सकती है? क्रांति कर सकती है, जनता उनको मानने से इनकार कर सकती है, इसलिए वहां पर लगातार क्रांति जैसी स्थिति बनी रहेगी। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है, किसकी? जॉन लॉक के संपूर्ण राजदर्शन की। और भाई अंतिम जो जॉन लॉक के राजदर्शन की कमी है वो है कि राज्य के स्वरूप का कोई मौलिक सिद्धांत नहीं दिया है इन्होंने। वास्तविक रूप में जॉन लॉक से पहले ही हॉब्स के द्वारा और इसी के साथ में प्राचीन समय में, मध्य युग में भी किसी न किसी रूप में समझौते सिद्धांत की बातें की जा चुकी हैं। इसलिए आलोचकों का कहना है कि जॉन लॉक ने राज्य के स्वरूप का कोई मौलिक या नया सिद्धांत नहीं दिया है। ऐसा लग रहा है कि जॉन लॉक ने उस समय ब्रिटेन के अंतर्गत जो संसदीय शासन प्रणाली का उन्होंने आंखों देखा हाल ही लिखा है, अर्थात उस समय उन्होंने वहां पर जो संसदीय शासन प्रणाली थी उसको ठीक से देखा है, विश्लेषण किया है, इसके आधार पर ही उन्होंने अपनी ये बातें कही हैं। इस आधार पर भी आलोचकों के द्वारा जॉन लॉक के राज दर्शन की आलोचना की जाती है, कमियां निकाली जाती हैं, त्रुटियां निकाली जाती हैं, और वो क्या है कि राज्य के स्वरूप का इन्होंने कोई मौलिक
सिद्धांत नहीं दिया है या इनके सिद्धांत में कोई नवीनता नहीं है, कोई नयापन नहीं है। अतः इस आधार पर भी जॉन लॉक के राज दर्शन की आलोचना की जाती है। ये हो गया जॉन लॉक के संपूर्ण राज दर्शन की आलोचना। प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।